हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट ऑफ सेंटेंस हम लोगों का समाप्त हो चुका है। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने देखा पार्ट ऑफ सेंटेंस के विषय में सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब क्या होता है, इसके अलावा ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, अदर वर्ड्स के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। इतना सबको समाप्त करने के बाद हम लोग पार्ट ऑफ सेंटेंस समाप्त कर चुके थे। उसकी कुछ प्रैक्टिस भी किए थे और आपको होमवर्क के रूप में भी कुछ सेंटेंस मिले थे। यदि आपने वो किया है तो सही है, और यदि आप उस क्लास को देखे हैं तो आप उसका कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। उसके बाद आज चलिए इस क्लास में हम उसको क्या करेंगे, सारे एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं और उसमें सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस। इसके अंतर्गत जैसा कि बोर्ड पे आपको दिख रहा है कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ना है हमको, सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं वो देखना है। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग कल का होमवर्क कर लेते हैं, जो होमवर्क दिया गया था आप लोगों को। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखिए, पहला है कि दैट डॉग बाइट्स। देखिए 1 2 3 4, हमको जहाँ तक याद है कि 4 एग्जाम्पल या 3 एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया था। तो चलिए चौथे से स्टार्ट करते हैं। और हमने आपको बताया था कि यदि कोई इंग्लिश दिया हुआ है तो उसका हम लोग हिंदी कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना। ये सारी चीज़ें हमने आपको बताया था। तो देखिए चौथा नंबर क्या है, माई यंगर ब्रदर इज अ फेमस डॉक्टर। क्या कह रहा है, माई यंगर ब्रदर इज अ फेमस डॉक्टर। अब ऐसे सेंटेंस में आपको पहले क्या करना है कि सभी का हिंदी में अर्थ है उसके नीचे लिख लेना है। माई मतलब क्या होता है, मेरा। यंगर मतलब क्या होता है, यंग का मतलब होता है जवान, लेकिन यहाँ पे यंगर का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, माई यंगर ब्रदर, मेरा बड़ा भाई। ब्रदर का मतलब हो गया भाई, इज का मतलब होता है, अ मतलब होता है एक, फेमस डॉक्टर, फेमस मतलब होता है प्रसिद्ध, और डॉक्टर का मतलब होता है डॉक्टर। ठीक है, चिकित्सक होता है हिंदी में, लेकिन हम लोग डॉक्टर ही कहेंगे। जैसा कि हमने बताया था कि पार्ट ऑफ सेंटेंस में हमने ये बात किया था कि कोई भी सेंटेंस तब तक शुद्ध नहीं होता है, तब तक उसे हम सेंटेंस नहीं कह सकते हैं जब तक उसका एक स्पष्ट अर्थ न हो। जैसा कि इंग्लिश में यहाँ पे जो स्पष्ट अर्थ है उसी अर्थ को हम लोग हिंदी में देखेंगे तो क्या कहा गया है, मेरा बड़ा भाई है एक प्रसिद्ध डॉक्टर। इसको हम लोग सेंटेंस को क्या करेंगे, सीक्वेंस में बनाएंगे, ऑर्डर में रखेंगे। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, मेरा बड़ा भाई एक प्रसिद्ध डॉक्टर है, मेरा बड़ा भाई एक प्रसिद्ध डॉक्टर है। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में बताया था कि सब्जेक्ट को पहचानने के लिए हमको क्या करना होता है, सब्जेक्ट को पहचानने के लिए कौन लगा दीजिए, किसमें, वर्ब में। वर्ब में आप कौन लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट क्या है। किसका लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, वर्ब में आप किसका लगाएंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, ऑब्जेक्ट पता चल जाएगा। क्या लगाएंगे तो भी आपको ऑब्जेक्ट पता चलेगा। अब यही है, किसका लगाने से, किसका किसको लगाने से आपका ऑब्जेक्ट जो मिलेगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा, और क्या लगाने से जो ऑब्जेक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो चलिए, मेरा बड़ा भाई एक प्रसिद्ध डॉक्टर है, तो ऐसे सेंटेंस में कौन एक प्रसिद्ध डॉक्टर है, कौन डॉक्टर है, मेरा बड़ा भाई, मेरा बड़ा भाई, माई यंगर ब्रदर। यहाँ पे देखिए माई यंगर ब्रदर, ये जो माई यंगर ब्रदर है ये आपका सब्जेक्ट हो गया, मेरा बड़ा भाई। कौन डॉक्टर है, मेरा बड़ा भाई। अब जबकि हमने सब्जेक्ट में आपको बताया था कि जो भी निकलेगा मेन वर्ड निकलेगा, ये आपका मेन वर्ड हो गया। मेन वर्ड ही तो होता है, कौन लगाने पर पता चलता है, तो मेन वर्ड हो गया ब्रदर। और ब्रदर के पहले क्या होता है, ब्रदर के पहले एडजेक्टिव होता है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। और माई क्या हो गया, डिटर्मिनर हो गया। यहाँ पे माई डिटर्मिनर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि माई क्या हो गया, डिटर्मिनर हो गया। तो इस तरह से आपका ये सब्जेक्ट हो गया। अब उसके बाद जो बच्चा है वो आपका क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। अब जो बच्चा है क्या हो गया, आपका प्रेडिकेट हो गया। अब ऐसे कंडीशन में जब ये प्रेडिकेट हो गया तो आपको पता है प्रेडिकेट का जो पहला शब्द होता है वो आपका वर्ब होता है, इसलिए इज क्या हो गया, वर्ब हो गया। और यहाँ पे इज क्या है, मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं है, क्योंकि इसके बाद कोई भी क्या
वर्ब की कोई फॉर्म नहीं है, ना तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ना सेकेंड फॉर्म है, ना थर्ड फॉर्म है, ना आईएनजी फॉर्म है। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो वर्ब का मेन जो फॉर्म होता है वही होता है। यदि किसी वर्ब में ईडी लगा हुआ है या ईएन लगा हुआ है तो हो सकता है वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म में क्या लगा होगा, किसी वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा होगा तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो जाता है। तो इतना सब कुछ जानने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि ये इज क्या है, मेन वर्ब है। अब फेमस डॉक्टर ये आपका कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका क्या है, नेक्स्ट में देखेंगे कि सम गर्ल्स फेल्ड। क्या है, सम गर्ल्स फेल्ड। जैसा कि हमने आपको कल बताया था, इसके पिछले वाली क्लास में बताया था हमने कि यदि किसी वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो तो उसका अर्थ हम लोग क्या निकालते हैं। आपको अच्छी तरह से याद होगा। क्लास यदि आप देख रहे हैं तो उसको एक बार दो बार देखिए तो आपको सारी चीज़ें एकदम 100% क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे 5वां नंबर जो एग्जाम्पल है इसको देखेंगे, सम गर्ल्स फेल्ड। सम गर्ल्स फेल्ड का मतलब, सम का मतलब होता है कुछ, गर्ल्स का मतलब होता है लड़कियाँ। फेल्ड, फेल हो गई। तो यहाँ पे फेल हो गई तो फेल होना तो हमको आ ई ए में ही चेंज करना है। जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है तो हमको आ ई ए जितने भी स्वर होते हैं उसी में हमको चेंज करना होता है। तो फेल होना होता है ना, तो इसको हम लोग ईडी लगा हुआ है देखिए, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गया। और फेल होना तो ऐसे में क्या करेंगे, फेल हो गई। लड़कियां हैं तो गई, लड़के होते तो गए। तो यहाँ पे सम मतलब कुछ, गर्ल्स मतलब लड़कियां, क्या हो गया, फेल हो गई। कुछ लड़कियां फेल हो गई। कौन फेल हो गई, कुछ लड़कियां। तो सम गर्ल्स क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, और ये जो फेल्ड बचा ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से 6वें नंबर में देखेंगे, द यंग बॉयज आर स्टैंडिंग ऑन द रूफ। रूफ का मतलब होता है छत पर, छत, और ऑन द रूफ है मतलब छत पर। द यंग बॉयज आर स्टैंडिंग ऑन द रूफ। कुछ क्या है, यंग बॉयज हैं, जवान लड़के हैं, आर स्टैंडिंग खड़े हैं, ऑन द रूफ छत पर खड़े हैं। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर ये है कि जवान लड़के कहाँ खड़े हैं, छत पर खड़े हैं। तो कौन खड़े हैं, जवान लड़के, यंग बॉयज खड़े हैं। तो ये यंग बॉयज आपका सब्जेक्ट हो गया, और ये आर से लेके रूफ तक क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। जबकि आप देखेंगे कि आपके क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग करना है। तो सब्जेक्ट को कैसे पहचानते, आराम से आपको पता है कि कौन लगा देंगे तो आपको सब्जेक्ट पता चल जाएगा। तो हिंदी में अर्थ भी कैसे निकालना है, हिंदी में अर्थ कैसे निकालना है, एक एक शब्द का हिंदी में कन्वर्ट करेंगे और उसको एक सीक्वेंस में रख देंगे। उसके बाद इससे पहले वाली क्लास में हमने आपको बताया कि यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो क्या होगा, सेकेंड फॉर्म है तो आई एम चेंज करेंगे, है ना। वर्ब की एस आई एस फॉर्म है, ताहेती एम चेंज करेंगे। सारी चीज़ें हमने इससे पहले क्लियर कर दी कि हिंदी का अर्थ कैसे निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 7वां नंबर देखिए। 7वां नंबर में क्या दिया गया है, 7वां नंबर में दिया गया है अ लिटिल मिल्क। लिटिल का मतलब यहाँ पे है थोड़ा सा, अ लिटिल का मतलब क्या है, थोड़ा सा। ठीक है, मिल्क इज नीडेड टू मेक अ कप ऑफ टी। इसका अर्थ ये है कि एक कप चाय बनाने के लिए थोड़ा दूध चाहिए। अब देखिए कैसे, अ लिटिल मिल्क मतलब कुछ दूध, इज का मतलब होता है, नीडेड का मतलब, नीड मतलब होता है ज़रूरत। ठीक है, ज़रूरत है। ठीक है, क्या, टू मेक अ कप ऑफ टी। मेक का मतलब होता है बनाना, अ कप ऑफ टी मतलब एक कप चाय। तो इसका मतलब हो जाएगा क्या बनाने के लिए ज़रूरत है, अ लिटिल मिल्क। ठीक है, अब एक कप चाय बनाने के लिए थोड़ा मिल्क चाहिए, तो यहाँ पे अ कप या लिटिल मिल्क क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। बाकी इज से लेके नीडेड टू मेक अ कप ऑफ टी ये पूरा आपका हो जाएगा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में आपका इज जो है वो आपका वर्ब हो जाएगा, बाकी ऑब्जेक्ट हैं। चलिए आगे देखते हैं। 8वां नंबर देखिए, दोज प्रिटी फ्लावर्स फेडेड, है ना। फेड का मतलब होता है मुरझा जाना, FADE, फेड मतलब होता है मुरझा जाना। तो यहाँ पे कह रहा है दोज, THOSE, दोज का मतलब होता है वे। ये प्लूरल फॉर्म में हमेशा आते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में हमेशा प्रयुक्त होते हैं। तो दोज प्रिटी फ्लावर्स वे
प्रीटी का मतलब क्या होगा, सुंदर, वे सुंदर फूल मुरझा गए, है ना। देखिए यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो IE में मुरझा गए। फेड मतलब होता है मुरझा जाना, तो मुरझा गए तो क्या हो जाएगा, वे सुंदर फूल मुरझा गए। कौन मुरझा गए, वे सुंदर फूल, वे सुंदर फूल, दे दोज प्रिटी फ्लावर्स। तो यहाँ पे आपका ये पूरा सब्जेक्ट होगा और उसके बाद यहाँ जो फेडेड है ये आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। प्रेडिकेट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म। नवा देखिए, नवा कह रहा है कि सम नॉटी बॉयज क्यूरुलेट। क्यूरुलेट का मतलब होता है शरारती, झगड़ालू। तो इसका अर्थ हो जाएगा कुछ शरारती लड़कों ने झगड़ा किया, है ना। कुछ शरारती लड़कों ने झगड़ा किया। सम का मतलब होता है कुछ, ठीक है। नॉटी का मतलब होता है शरारती, बॉयज़ का मतलब होता है लड़के, क्यूरुलेट का मतलब होता है झगड़ा करना, शरारती टाइप का झगड़ा करना वैसा ही है। तो यहाँ पे हो जाएगा कुछ शरारती लड़कों ने झगड़ा किया। तो किसने झगड़ा किया, सम नॉटी बॉयज़, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। सम नॉटी बॉयज़ ये आपका सब्जेक्ट हो गया और आपका जो क्यूरुलेट है वो आपका क्या हो जाएगा, अब प्रेडिकेट हो जाएगा। प्रेडिकेट का क्या हो जाएगा, वर्ब। नेक्स्ट है हिज एल्डर सिस्टर वेंट, उसकी बड़ी बहन गई। हिज मतलब उसका या उसकी, और एल्डर मतलब होता है बड़ी, सिस्टर मतलब बहन होता है, और वेंट मतलब गो का सेकेंड फॉर्म जो होता है वो होता है वेंट, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन। तो ऐसे में इवेंट मतलब गई, ठीक है, लड़का होता तो गया। तो यहाँ पे उसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आपका हो जाएगा हिज एल्डर सिस्टर, ठीक है। तो ये 10 एग्जाम्पल्स हो गए। अब इसके बाद जो 10 बचे हैं इसको भी देख लेते हैं जल्दी से एक बार, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ते हैं। चलिए पहला देखिए, पहला है द क्लास टीचर अपॉइंटेड नीरज मॉनिटर। मतलब इसका अर्थ क्या है कि कक्षा शिक्षक ने, जो कक्षा शिक्षक है उसने नीरज को क्या किया, मॉनिटर के रूप में नियुक्त किया। तो किसने किया, द क्लास टीचर। तो क्लास टीचर क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। बाकी अपॉइंटेड नीरज मॉनिटर ये क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। नेक्स्ट है शीतल हैज सेंट अ मेल। शीतल ने एक मेल भेजा है, शीतल ने एक मेल भेजा है ना, या भेज दिया है। तो ऐसे में शीतल आपका सब्जेक्ट हो जाएगी। बाकी हैज से लेके सेंट अ मेल ये आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। नेक्स्ट है आवर प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर डिसाइड किया टू वॉक आउट, मतलब घूमने का फैसला किया। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बाहर घूमने का या घूमने का फैसला किया। तो किसने किया, आवर प्राइम मिनिस्टर ने। कौन किया, आवर प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किया। तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा, बाकी प्रेडिकेट हो जाएगा। माई फादर परचेस्ड मी अ गुड बाइक, मेरे पिता ने मुझे एक अच्छी बाइक खरीदी। तो किसने खरीदी, मेरे पिताजी ने। तो माई फादर आपका सब्जेक्ट, बाकी जितना बचा सभी के सभी प्रेडिकेट हो जाएगा। अच्छा, यदि इसी एग्जाम्पल में ले लेते हैं, चलिए इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं और एक बार फिर से सब ऑब्जेक्ट को समझते हैं। माई फादर, देखिए माई फादर परचेस्ड मी अ गुड बाइक। चलिए, मेरे पिताजी ने, परचेस्ड मतलब होता है खरीदी, मी मतलब मुझे, एक अच्छी बाइक। सब्जेक्ट को कैसे पता करते हैं, कौन लगा के, लगाइए। मेरे पिताजी ने मुझे अच्छी बाइक खरीदी। किसने खरीदी, मेरे पिताजी ने। किसने खरीदी या कौन खरीदा, मेरे पिताजी ने। तो माई फादर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है उसको हम लोग कौन लगा के पता करते हैं। जैसे ही कौन लगाएंगे तो आपका सब्जेक्ट मिलेगा, और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया, माई फादर, ठीक है। उसके बाद प्रेडिकेट स्टार्ट हो जाएगा जब आपको सब्जेक्ट मिला और आपको पता है कि प्रेडिकेट का जो पहला लेटर होता है वो आपका वर्ब होता है। तो परचेस्ड क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे बचा क्या, मी अ गुड बाइक। क्या खरीदा, बाइक, गुड बाइक। तो यहाँ पे क्या लगाने से आपका क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। और कौन सा ऑब्जेक्ट मिलेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो यहाँ पे गुड बाइक क्या होगा, आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद
क्या, किसका या किसको लगाने से आपको क्या पता चलता है, ये भी ऑब्जेक्ट ही पता चलता है, लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता चलता है। तो ऐसे कंडीशन में किसको खरीदा, मी मतलब मुझे, तो मी का मतलब हो गया मुझे, और यही मी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो मतलब सब्जेक्ट को, वर्ब को और ऑब्जेक्ट को पहचानने में आपको, हमको लगता है कोई तकलीफ नहीं है। और एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आते हैं, आपको उसमें सब्जेक्ट अलग करना होता है, कभी प्रेडिकेट अलग करना होता है, और कभी कभी रीऑर्डर करते समय यदि आपको सीक्वेंस पता है, ऑर्डर फॉर्म पता है, तो आप आराम से जो है कि इसको बता सकते हैं कि कौन सब्जेक्ट है, कौन प्रेडिकेट है, कौन ऑब्जेक्ट है या कौन कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, इतना हो गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है वी चूज गोपाल कैप्टन। हमने गोपाल को कैप्टन चुना, तो किसने चुना, हमने, तो वी आपका सब्जेक्ट, बाकी सब प्रेडिकेट। सीमा हैज परचेज्ड अ न्यू बुक, ये आप अपने से करिए, ये जस्ट एकदम चौथे नंबर क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 7वां, द प्रिंसिपल गेव सलीम अ प्राइज। इसका मतलब क्या है, प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रधानाचार्य। प्रधानाचार्य ने किसको, सलीम को एक पुरस्कार दिया। सलीम ये नाम है, सलीम को अ प्राइज एक पुरस्कार, गिव मतलब, गिव का मतलब होता है, गिव का मतलब होता है देना, और यहाँ पे गेव है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो इसका अर्थ हो जाएगा IEA में चेंज करना है, दिया हो जाएगा। हाँ, तो क्या हो जाएगा, द प्रिंसिपल गेव सलीम अ प्राइज। उसके बाद है अ गुड सिटीजन हेल्प्स अदर, एक अच्छा नागरिक दूसरों की मदद करता है। हेल्प का मतलब होता है मदद करना, क्या होता है, मदद करना, लेकिन इसमें H या ES लग गया हेल्प्स, तो इसका मतलब क्या होता है, मदद करता है, ता है ती है ही तो लगाना है, तो H या ES लगा है तो मदद करता है। तो क्या हो गया, अ गुड सिटीजन एक अच्छा नागरिक, सिटीजन का मतलब नागरिक होता है, एक अच्छा नागरिक क्या करता है, दूसरों की, अदर्स का मतलब होता है दूसरों की, अदर्स का मतलब हो गया दूसरों की, क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट है ही फॉरगॉट है हिज बर्थडे, मतलब क्या होगा, वह अपना जन्मदिन भूल गया। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका सेंटेंस हो गया। अब नेक्स्ट है 10वां लास्ट क्या है, राम इज द मॉनिटर ऑफ क्लास, मतलब क्या है कि राम क्लास का क्या है, मॉनिटर है। ठीक है, तो इस तरह से यदि आपको प्रैक्टिस करना है तो आप इस फॉर्मेशन का प्रैक्टिस करिए, स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में अच्छे से लिख के आप इसको रिवीजन करिए जितना अभी तक पढ़ाया गया है। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। क्या स्टार्ट करेंगे, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। चलिए, आप देखेंगे कि एग्जाम में जल्दी पूछता नहीं है कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंस नहीं पूछता है, लेकिन ये आपको जरूर ध्यान में रखना है कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस में आपको ये जरूर पता रहना चाहिए कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है, ये 3 तो आपको पता ही रहने चाहिए। उसके बाद जब आप पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तो पैसिव वॉइस में आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के विषय में पता होना चाहिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी ये चीज़ें पता होना चाहिए। तो मतलब कुल मिलाकर ये काइंड्स ऑफ सेंटेंस आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन ये है कि एक सेंटेंस से कभी कभी दूसरे सेंटेंस में चेंज करने के लिए देता है। आप एग्जाम पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें चेंज करने के लिए देगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में चेंज करिए, अफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज करिए, नेगेटिव को इंट्रोगेटिव में चेंज करिए। तो ये चेंज करने के लिए जब सेंटेंस को देता है, मतलब यदि कहा गया कि राम इज अ गुड बॉय, आगे ब्रैकेट में लिख गया निगेटिव में चेंज करिए। लेकिन राम इज अ गुड बॉय यदि आपको पहले पता है कि ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, तभी तो आप निगेटिव में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि निगेटिव में चेंज करने के लिए सिर्फ नॉट का प्रयोग होता है। राम इज अ गुड बॉय, इसको हम लोग नॉट लगाएंगे, इज के बाद नॉट लगा देंगे, राम इज नॉट अ गुड बॉय, तो यहाँ पे निगेटिव में चेंज हो गया, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग काइंड्स ऑफ सेंटेंस मतलब सेंटेंस के प्रकार कितने होते हैं ये जानना चाहिए। अब आप बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि हमने 4 प्रकार के सेंटेंस को लिखा है। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। हालांकि आपको कई किताबों में 5 प्रकार के मिलेंगे,
तो ज़रूरी नहीं है कि आपको, देखिए एग्जाम में ये पूछेगा नहीं कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, जैसा कि हमने बताया, लेकिन ये है कि आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस 4 होते हैं या 5 होते हैं। क्योंकि कभी कभी क्लास में यदि आपको पूछा गया कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कभी 4 कहेंगे तो कभी 5 कहेंगे। आपको स्कूलों में जो पढ़ाया गया है आप उसको भी याद रखिए, मैं जो बता रहा हूँ उसको भी याद रखिए, क्योंकि सेंटेंस 4 भी होते हैं और 5 भी होते हैं। वो आपके ऊपर है कि आप क्या समझना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे है असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसके अलावा एक सेंटेंस होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये ऑप्टेटिव सेंटेंस इसी इंपेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत ही आता है, लेकिन कभी कभी इसको अलग करके लिख दिया जाता है, तो ये 5 प्रकार के हो जाते हैं। लेकिन हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत ही ऑप्टेटिव सेंटेंस को पढ़ लेंगे। देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? आदेश दिया जाता है, सलाह दिया जाता है, किसी को ज्ञान दिया जाता है, और या तो फिर किसी को संबोधित किया जाता है। और ऐसे सेंटेंस में जो होता है कि आप देखेंगे ऑर्डर का बोध होगा, सजेशन का बोध होगा, सुझाव। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? ये इच्छा को दिखाता है ना, इच्छा को दिखाता है। किसी को श्राप दिया गया, किसी को अभिशाप दिया गया, कोई खुशी मिली, तो ये उसी सेंटेंस में यूज होता है ना। तो इसी सेंटेंस के अंतर्गत, इंपेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत ही हम देख लेंगे। तो यदि आपसे कोई पूछता है कि आप सेंटेंस बताइए कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। आप बताइए कौन सा सुनना चाहेंगे, 4 वाला कि 5 वाला? यदि वो कहता है कि 4 प्रकार के बताइए, तो 4 प्रकार के बता दीजिए कि आपके असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी हो गए। यदि 5 प्रकार के सुनना चाहता है तो उसमें ऑप्टेटिव बढ़ा दीजिए। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर है। तो अब यहाँ पे आपने देखा कि असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आपको कहीं अफर्मेटिव सेंटेंस मिला? कहीं पर निगेटिव सेंटेंस मिला? नहीं मिला। तो हम बात क्यों कर रहे हैं कि सेंटेंस सिर्फ 4 या 5 ही होता है, 2 सेंटेंस तो नहीं है। उनको भी बढ़ा दीजिए तो आपके 6 सेंटेंस हो जाएंगे, या 5 रहेंगे तो 7 हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। जब हम सेंटेंस के प्रकार पढ़ेंगे तो ये जो असर्टिव सेंटेंस होता है, इसी के अंतर्गत आपके अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस आते हैं। अफर्मेटिव को हम लोग क्या कहते हैं? स्वीकारात्मक कहते हैं, है ना। सारी चीज़ें अभी बताएंगे। और नकारात्मक किसको कहते हैं? नकारात्मक हम कहते हैं निगेटिव सेंटेंस को। ठीक है। अब देखिए, यदि आपसे कोई सेंटेंस दिया गया, कहा गया, जैसे मान लीजिए राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल नहीं जा रहा है। आपसे पूछा गया कि यह बताइए कि यह कौन सा सेंटेंस है, और आपके पास ऑप्शन ये चारों हैं कि असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तब आपको बताना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा सेंटेंस है। तो आपको तो ये दिखा नॉट, और आप याद किए हैं कि नॉट से हमको क्या पता चलेगा कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, जबकि ऐसा नहीं होगा, आपके पास ऑप्शन में नहीं है। तो क्या करेंगे? तो आपको ये ज्ञान जरूर होना चाहिए कि ये जो आपका असर्टिव सेंटेंस है, इसी के तो भाग होते हैं, एक अफर्मेटिव होता है, एक निगेटिव होता है। तो ये नॉट जो होता है ये निगेटिव। तो यहाँ पे यदि ऑप्शन में ये होते हैं चारों, तो आप असर्टिव सेंटेंस आराम से टिक कर सकते हैं कि हाँ असर्टिव सेंटेंस होगा ये भाई, है ना। क्लियर है। उसी प्रकार जब हम लोग किसको देखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी 2 प्रकार होते हैं, है ना। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका यस या नो, और एक होता है WH वर्ड्स, है ना, WH वर्ड्स। अब यस या नो को देखेंगे, हिंदी में हमेशा क्या से ही प्रारंभ होगा, जबकि इसका अर्थ कुछ लिखा नहीं जाता है। और उसके बाद WH वर्ड्स जो होते हैं, WH वर्ड कौन कौन से होते हैं? व्हाट होता है, हु होता है, हुम होता है, वाई होता है ना, वेयर होता है, और बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। वेयर होता है, वेयर हो गया, ठीक है। हाउ कर लीजिए, ETC कर लीजिए अब, ठीक है। ये सारे आपके जो वर्ड्स हैं ये आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के WH वर्ड्स हैं। और देखिए ये जो यस या नो होता है, जब हम लोग कहते हैं क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम खाना खा रहे हो, क्या जंगल में आग लगी है, क्या बाजार जाना जरूरी है, तो क्या
ये जो पहले ही सेंटेंस किया जाता है तो इसको हम लोग यस या नो सेंटेंस कहते हैं, यस या नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। इसमें क्या किया जाता है, सब्जेक्ट को वर्ब से पहले रख दिया जाता है। ये जो WH वर्ड्स होता है ये हमेशा WH वर्ड्स इन्हीं वर्ड्स से ही सेंटेंस स्टार्ट होता है इंग्लिश में। और हिंदी में क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये सारे के सारे वर्ड सेंटेंस के बीच में रहेंगे। तुम बाजार क्यों जा रहे हो, तुमने खाना क्यों नहीं खाया, तुम कहाँ जा रहे हो। देखिए का, क्या, क्यों, ये, कहाँ, ये सेंटेंस के बीच में आ रही है। तो ऐसे में WH वर्ड का प्रयोग होता है और स्टार्टिंग में ही होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे आगे, एक एक सेंटेंस को क्या करते हैं, पढ़ते हैं ध्यान से। चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे असरेटिव सेंटेंस। ये आपका असरेटिव सेंटेंस है। ऐसे करके आप स्टार्टिंग में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स बना सकते हैं या वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लीजिए। जो लिखना है सारी चीज़ें लिखवा दी हैं तो आप इसको लिख सकते हैं। और जो बता रहे हैं उस चीज़ों को ध्यान से सुनिए। ध्यान से सुनने से क्या होगा, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। साधारण वाक्य किसे कहते हैं, जिनमें साधारण कथन, जिनमें साधारण स्टेटमेंट होता है। जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्स है या कोई घटना है, इवेंट्स है, तो इसको साधारण रूप से आप जब व्याख्यात कर देते हैं या उसको डिराइव कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, साधारण स्टेटमेंट हो जाता है। मतलब साधारण वाक्य हो जाएगा, साधारण सेंटेंस हो जाएगा। असरेटिव सेंटेंस की बात हो रही है ना। तो इनमें याद रखना है कि अंत में इसके क्या होता है, फुल स्टॉप होता है। जो भी साधारण वाक्य होगा, असरेटिव सेंटेंस होगा, वो उसके अंत में हमेशा फुल स्टॉप होगा। आगे देखिए असरेटिव सेंटेंस के हमने जैसा कि बताया कि दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, इसकी हिंदी में हमने सकारात्मक या सकारात्मक कहते हैं। तो ये जो फैक्ट थे और घटनाएं थे, इसका जब स्वीकार किया कर लिया जाता है तो इसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल के हेल्प से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स जब बताया जाए तो उसको आप लोग ध्यान से सुना करिए। व्याख्या आपको किताबों में भी मिल जाएंगे और यहाँ पर भी मिल जा रहा है। तो आपको नोट्स भी बना ले रहे हैं, आपके कॉपी में भी पढ़ जा रहा है, तो आप लोग इसको रिवीजन भी करते रहिएगा और व्याख्या को एग्जाम्पल को ध्यान से सुनिए। तो पहला है आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। ऐसा है क्या कि मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूँ, मैं इंग्लिश क्यों पढ़ाता हूँ, है? तो यहाँ पे एक्सेप्ट किया जा रहा है, कुल मिलाकर स्वीकार किया जा रहा है, ये आपका फैक्ट है कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। दूसरा है राम एंड श्याम प्ले टुगेदर, राम और श्याम साथ में खेलते हैं। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग करना हेल्थ के लिए क्या है, खतरनाक है। उसके बाद दे बॉट अ न्यू कार, उसने एक नया कार खरीदा। माई ब्रदर इज अ डॉक्टर, मेरा भाई एक डॉक्टर है। सारी चीज़ें एक्सेप्ट की जा रही हैं, स्वीकार की जा रही हैं, इसलिए अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। अंत में देखिए सभी के फुल स्टॉप है तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस असरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, दूसरा आपका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को ध्यान से देखिए। नेगेटिव सेंटेंस में कहा गया है जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी इवेंट्स हैं या उसको क्या किया जा रहा है, नकारा जाता है, अस्वीकार किया जाता है, तो वो नेगेटिव सेंटेंस होता है। नेगेटिव सेंटेंस को अस्वीकारात्मक वाक्य कहेंगे या नकारात्मक वाक्य कहेंगे। जैसे है दैट इज़ नॉट एन ऑरेंज, यह एक ऑरेंज नहीं है। ऑरेंज का मतलब संतरा होता है, यह एक संतरा नहीं है। तो इसमें सीधी सी बात है, स्वीकार नहीं किया जा रहा है। ही डज नॉट स्पीक उर्दू, वह उर्दू नहीं बोल सकता। तो इसका मतलब क्या है कि यह एक नेगेटिव सेंटेंस है। देखिए अंत में सबके फुल स्टॉप है, इसका मतलब ये असरेटिव सेंटेंस ही है। असरेटिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप होना जरूरी है। ये दो प्रकार के होंगे, एक अफर्मेटिव सेंटेंस में होंगे और एक नेगेटिव सेंटेंस में होंगे। क्लियर है? आगे देखिए दिस कपल हैज़ नो किड, ये दोनों जो कपल हैं, यह कपल बच्चे नहीं हैं। और या हैज़ नो किड मतलब इनके पास बच्चे नहीं हैं, ठीक है, या इनके बच्चे नहीं हैं। हैज़ का मतलब हैज़ हैव का हमने आपको मतलब बताया था कि जब इनके बाद कोई वर्ब नहीं होता है तो इनको इनका अर्थ पास या रखना के अर्थ में करते हैं। इसके पहले सभी चीज़ें हमने बेसिक सेंटेंस के अंतर्गत और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत सारी चीज़ें हमने पहले से ही क्लियर कर रखी है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाके उस क्लास को देख लीजिए, तब इस क्लास को देखिए। ठीक है, आगे है अमित डिड नॉट हैव अ कैट, अमित के पास एक बिल्ली नहीं है। सी इज़ नॉट गोइंग टू दिल्ली, वह दिल्ली नहीं जा रही है।
आपको पता है आईएनजी फॉर्म जब होता है तो रहा ही रही है हम पढ़ते हैं। गो मतलब होता है जाना, उसी में आईएनजी लगा है तो उसी में रहा ही रही भी लगाना होगा। तो गो मतलब जाना, तो गोइंग मतलब जा रही है। ठीक है, तो ये आपका असर्टिव सेंटेंस हो गया। आपको चीज़ समझ में आ गया होगा कि असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, जिनमें फैक्ट को स्वीकार किया जाता है वो अफर्मेटिव होता है, जिसमें तथ्य को, फैक्ट्स को, इवेंट को, घटना को स्वीकार नहीं किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों असर्टिव सेंटेंस के दो भाग होते हैं। क्लियर है? आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो क्या है? वाक्य जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, और उनके अंत में याद रखिएगा क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानने का सबसे आसान जो तरीका है वो यही है कि इसमें अंत में क्या होगा? क्वेश्चन मार्क लगा होगा। जब क्वेश्चन मार्क लगा होता है तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन जैसा कि हमने यहाँ पर बताया आपको कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं और उन्हीं दोनों को हमको समझना है ना। तो यहाँ पे देखिए दिया गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक यस या नो आंसर टाइप क्वेश्चन, इसको हम लोग क्लोज इंडेड सेंटेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोज इंडेड सेंटेंस। ठीक है, क्लोज इंडेड सेंटेंस। देखिए शॉर्ट फॉर्म लिखा गया है CES। तो क्लोज इंडेड सेंटेंस कहते हैं। ये क्या करते हैं? ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, विल, शैल, कुड नॉट। आपको हेल्पिंग वर्ब अच्छे से पता है, आपने पिछले क्लास देखा है तो अच्छे से हमने बताया कि हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं। तो ये जो यस या नो वाले सेंटेंस होते हैं ये किससे स्टार्ट होंगे? किसी हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होंगे। ठीक है, और इसका आंसर जो होता है वो यस या नो में मिलता है। क्लोज इंडेड सेंटेंस भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे है कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स क्या कह रहा है? कह रहा है इज ही अ गुड स्टूडेंट, क्या वह एक अच्छा स्टूडेंट है? अब आप कह सकते हैं हाँ है या नहीं है। मिल गया यस या नो में आंसर, तो आपको पता चल गया ये क्लोज इंडेड सेंटेंस है। ठीक है, उसी प्रकार जब हम लोग आगे देखेंगे तो क्या कह रहा है? डू हैव इट एन एप्पल डेली, क्या तुम रोज एक सेब खाते हो? हाँ खाता हूँ या नहीं खाता हूँ, यस या नो में मिल गया। ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए सबके अंत में क्या है? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। यहाँ पे नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पे लगा देते हैं, तो लगा ही होगा। कैन यू गिव मी योर पेन, क्या तुम अपना पेन दे सकते हो? हाँ दे सकता हूँ, नहीं दे सकता हूँ, ये भी मिल गया। तो ये आपके सारे के सारे क्या हो गए? क्लोज इंडेड सेंटेंस, जिसमें जो हिंदी में सेंटेंस का अर्थ क्या से प्रारंभ होता है उसे हम लोग कहते हैं, या तो यस या नो में आंसर हम लोग दे सकें तो उसे क्लोज इंडेड सेंटेंस कहते हैं। आगे है WH वर्ड्स। WH वर्ड्स जो होते हैं जैसे वाट हो गया, विच हो गया, वाई हो गया, वेन हो गया, हाउ हो गया, वेयर हो गया, तो ये सारे सेंटेंस जब इनसे स्टार्ट होता है तो हम लोग ओपन इंडेड सेंटेंस कहते हैं। और ओपन इंडेड सेंटेंस हमेशा WH वर्ड्स से ही स्टार्ट होते हैं। ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भाग है, तो इसमें भी अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा रहेगा। ठीक है, जैसे पहला एग्जाम्पल देख लीजिए, व्हाट इज योर फादर्स नेम, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? तो आप यहाँ पे यस या नो में आंसर नहीं देंगे, आप उसका आंसर देंगे। देखिए इसका अर्थ क्या है? तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? देखिए यहाँ पर जो क्या आया है यही तो क्वेश्चन वर्ड बना रहा है, और ये जो क्या है आप देखेंगे सेंटेंस के बीच में आया है, इसलिए इसका जो WH फॉर्म होगा, वाट जो अर्थ होगा, ये हम लोग इंग्लिश में चेंज करते समय पहले लिखते हैं। तो मतलब जब किसी भी सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, किस लिए, ये किसी वर्ड किसी सेंटेंस के बीच में आ जाए तो उसका हम लोग जो हिंदी में अर्थ बनाते हैं, इंग्लिश में अर्थ बनाते हैं, तो उसका इंग्लिश जो होता है सबसे पहले लिखते हैं, अंत में क्वेश्चन मार्क जरूरी है। तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम लोग बात करेंगे इम्परेटिव सेंटेंस की। इम्परेटिव सेंटेंस को देखते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस में क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य, आदेश देने वाले वाक्य, जिनसे
क्या होता है, प्रार्थना, आज्ञा, आदेश, सुझाव, प्रस्ताव, ये प्रकट होता है। जैसे आप कहेंगे कि ट्रैफिक रूल का नियम पालन करो, क्या ऐसे हो गया, तुम मेरे समस्या को सॉल्व कर सकते हो, या क्या तुम मुझे अपना पेन दे सकते हो। तो जब भी रिक्वेस्ट, ऑर्डर या तो फिर सजेशन, ये सारी चीज़ें बोध हो तो उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस मतलब आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। ये क्या बात याद रखिएगा, इम्परेटिव सेंटेंस में यू छिपा होता है। कैसे छिपा होता है, देखिए, क्योंकि आप जब इम्परेटिव सेंटेंस का यूज करेंगे तो वो 100% श्योर है कि वो आपके सामने होगा। मतलब ये कि यदि ऐसा नहीं है कि मतलब फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो सामने, वो भी आपके सामने ही होगा। तो ऐसे में यू का यूज नहीं करते हैं। आप ऐसे कह सकते हैं कि तुम मुझे एक पेन दो, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तुम मुझे एक पेन दो, तो यहाँ पे तुम मुझे एक पेन दो, या तो आप कह सकते हैं मुझे एक पेन दो। जब पेन मांगने की बात हो रही है तो आप यू का प्रयोग करें या नहीं करें, कोई दिक्कत नहीं होता है। इम्परेटिव सेंटेंस में यू आप अक्सर देखेंगे सेंटेंसों में छुपा के ही लिखा जाता है। आपने सेंटेंस सुना भी होगा, ओपन द डोर, क्लोज द डोर। ओपन द डोर मतलब कि दरवाज़ा खोलो, तो यहाँ पे यू का प्रयोग नहीं किया गया। लेकिन आपको ये तो है ना कि किसी से कहा जा रहा है और किसी सेकेंड पर्सन से ही कहा जाएगा। सेकेंड पर्सन मतलब यू, सेकेंड पर्सन हमेशा यू होता है, तो सेकेंड पर्सन यू से कहेंगे तो यू चाहे लिखिए चाहे मत लिखिए, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, इसके अंतर्गत क्या होता है, फुल स्टॉप भी लिखा जाता है। तो एक असर्टिव सेंटेंस हो गया, उसके अंत में फुल स्टॉप होता है। अभी आपने क्या देखा, इम्परेटिव सेंटेंस, इसके अंत में फुल स्टॉप होगा। ठीक है, यह जो वाक्य होता है हमेशा किससे स्टार्ट होती है, वर्ब से। इसलिए वर्ब से स्टार्ट होती है। आपको किसी भी सेंटेंस का फॉर्मेशन पता है कि सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है और फिर ऑब्जेक्ट होता है। ये जो फॉर्मेशन होता है तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट आया है, तो ये सब्जेक्ट यदि नहीं है, छिपा हुआ है, तो जाहिर सी बात है किससे स्टार्ट होगा, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो वर्ब और ऑब्जेक्ट का ही फॉर्मेशन होता है। चलिए देखिए कैसे। पहला है वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। वर्क आपका वर्ब हो गया, वर्क हार्ड, अदरवाइज, अदरवाइज मतलब नहीं तो यू विल फेल, मतलब कहा गया कि कठिन मेहनत करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। तो ये क्या क्या कहा गया, या तो ये सुझाव है, ये रिक्वेस्ट नहीं हो सकता है, या कर भी सकते हैं लेकिन ये अक्सर देखेंगे ये क्या है, सुझाव है। आज्ञा भी हो सकता है ना, आदेश भी हो सकता है, लेकिन ये है आपका सुझाव कि कठिन परिश्रम करिए नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। दूसरा क्या है, ओबे ट्रैफिक रूल्स। ओबे मतलब होता है आज्ञा का पालन करना। ओबे ट्रैफिक रूल्स के पालन करने के लिए कहा जा रहा है, मतलब कहा रहा है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करिए। ठीक है, आगे है गो एंड सिट देयर। क्या कहा जा रहा है, गो एंड सिट देयर। गो एंड सिट देयर का मतलब ये है कि जाओ और बैठ जाओ। ये क्या है, आदेश है। क्या है, आदेश है। आगे देखिए, प्लीज़ हेल्प मी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करिए, क्या करने में, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। प्लीज़ गिव मी योर बुक। प्लीज़ गिव मी योर बुक मतलब कृपया मुझे अपनी किताब दीजिए। तो ऐसे सेंटेंस में देखिए सबके अंत में फुल स्टॉप भी है, और प्लीज़ गिव मी योर बुक ये आपका रिक्वेस्ट है। प्लीज़ लगने से आपका सेंटेंस रिक्वेस्ट में बदल जाता है। ठीक है, तो इम्परेटिव सेंटेंस का जब हम लोग निगेटिव बनाते हैं तो उसमें किसका यूज करते हैं, या तो डू नॉट का यूज करेंगे या नेवर का यूज करेंगे, है ना। इम्परेटिव सेंटेंस का जब निगेटिव बनाएंगे तो हमको डू नॉट या नेवर का। तो याद रखिए जब आपको सेंटेंस डू नॉट से मिले तो आप समझ जाइएगा कि ये क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस है। और यदि आपको नेवर से मिलता है तो ये भी समझ जाएंगे कि ये आपका क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस है, आदेशात्मक वाक्य है। जैसे इन 5 एग्जाम्पल में देख लीजिए, क्या है, डू नॉट प्लग द फ्लावर, फूल को मत तोड़ो। आप कहते हैं डोंट ओपन द डोर, 2 चीज़ें हैं समझ लीजिए, एक ओपन द डोर दरवाज़ा खोलो, मत खोलो मतलब डोंट ओपन द डोर मतलब डू नॉट। ठीक है, तो अब इसके बाद ये आपको 5 एग्जाम्पल्स देख लीजिए। नेवर टेल अ लाई मतलब कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। कभी, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, नेवर का मतलब क्या होता है, कभी नहीं। आगे देखिए, अब एक चीज़ है कि इम्परेटिव सेंटेंस को हम लोग क्या करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप में भी प्रदर्शित करते हैं। अप्रत्यक्ष रूप में क्या करेंगे, आज्ञा जो भी होगा, जो भी सुझाव होगा, जो भी आदेश होगा, अप्रत्यक्ष रूप में। तो ये वाक्य में लेट से आरंभ होता है, और जब लेट LET लेट से आरंभ होता है तो ऐसे में जो फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन ही वाक्य में होता है, सेकेंड पर्सन नहीं होता है। जाहिर सी बात है कि जब इम्परेटिव सेंटेंस का आप प्रयोग करेंगे तो वहाँ पे सेकेंड पर्सन का यूज नहीं होता है। क्या पे है, लेट अस राइड द बाइक,
लेट द स्टूडेंट्स स्टडी पीसफुली, लेट मी प्ले इन द फील्ड। तो ये सारे सेंटेंस जब लेट से भी स्टार्ट होगा तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। क्या होता है, आप कहेंगे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे। तो ऐसे सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं ना, जहाँ पर इच्छा का बोध हो, जहाँ पर श्राप दिया जाए, है ना, जहाँ पर एक नकारात्मक श्राप मतलब कि कुल मिला के क्या कहते हैं उसे, अभिशाप दिया जाए, है ना, तो उसे वहाँ पे आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक होता है, इसमें क्या होता है, क्रोध, आश्चर्य, आनंद, दुख, ये सारी चीज़ें तेज़ी से आती हैं। मतलब यदि मान लीजिए सपोज करिए कि यदि आप कोई मैच जीत जाते हैं तो आप तुरंत खुशी में कहते हैं वाह या हुर्रे, मैच मैं जीत गया, है ना। ये जो खुशी में आते हैं, यदि आपका क्या हुआ कि अब मान लीजिए कहीं गिर गए तो आपके मुख से तुरंत एक आवाज़ आती ओह या आ। जब आवाज़ आएगी, सारे वर्ड्स जो होते हैं ये होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क का प्रयोग होता है हमेशा शब्दों के बाद, है ना। ये आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क का प्रयोग होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और कौन कौन से वर्ड्स होते हैं उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, इसके जो वर्ड्स होते हैं ये देख लीजिए। एक वाव, वाव कब, जब आप खुशी होते हैं, आपको कोई अच्छी चीज़ें दिख जाती हैं तो आप कहते हैं वाव। ब्रिलियंट, ऑसम, आउच चोट लगने पे, अमेजिंग ज़्यादा खुशी होने पे, ब्रावो फैंटेस्टिक, हैं, ट्रिमेंडस, ओ, आ, हुर्रा। फी का मतलब होता है हिंदी में हम लोग करते हैं क्या, छी छी, इसी को इंग्लिश में फी कहते हैं। अलास व्हाट, ये व्हाट याद रखिएगा, ये एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन होता है ना। जब एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे व्हाट का प्रयोग देखेंगे। तो ये जो व्हाट होता है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन के अंतर्गत आता है, ये आपको याद रखनी है चीज़ें। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स हैं यदि आपको कहीं दिख जाए तो इसके बाद आपको क्या लगाने हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उसको एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। क्या कह रहा है, व्हाट एन अमेजिंग प्लेयर सचिन इज, मतलब क्या कह रहा है कि सचिन क्या कमाल का खिलाड़ी है ना, क्या कमाल का खिलाड़ी। तो यहाँ पे व्हाट क्या है, एक क्या है, एक्सक्लेमेटरी शब्द है। ठीक है, तो एक व्हाट आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत भी आता है, लेकिन वो वहाँ पे WH वर्ड्स के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर व्हाट जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आएगा, इसलिए देखिए ये यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है। नेक्स्ट है हुर्रा, ये हुर्रा शब्द ही, हुर्रा वी वॉन द मैच, हुर्रा हम लोग मैच जीत गए। व्हाट अ लवली पिक्चर, क्या खूबसूरत दृश्य है। ठीक है, तो वहाँ भी व्हाट जो होगा आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत हो जाएगा। अलास ही इज डिड, ओह या अलास मतलब दुख हुआ कि वह डिड मृत्यु हो गया या वह मर गया, है ना। ब्रावो मतलब हाँ, मतलब हाँ भाई ठीक है, ब्रावो खुशी मिली। यू हैव डन वेल, तुमने ये अच्छे से किया, बहादुर हो, गजब, ऐसे ही शब्द होते हैं ये ब्रावो। ठीक है, उसके बाद हाउ बैड, मतलब हाउ बैड या हाउ सैड, मतलब कितना बुरा हुआ या कितना दुखी में हो। हाउ सैड कहेंगे तो कितना दुखी में हो, या हाउ बैड मतलब हुआ कि कितना बुरा हुआ कि सी हैज़ फेल्ड अगेन, वो फिर से फेल हो गई। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रीऑर्डर करना सीखेंगे, सेंटेंस को कैसे रीऑर्डर करते हैं वो सीखेंगे। अब आप लोग पार्ट ऑफ सेंटेंस और पार्ट ऑफ जो सेंटेंस का बेसिक है, उसके बाद काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ये तीनों क्लास जितने क्लास हैं, तीनों क्लास जो इतने भी हुए हैं, आप उनको रिवीजन कर लीजिए, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। उसके बाद इस नेक्स्ट क्लास को पढ़ेंगे तो आप बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें समझ जाएंगे और आपका 2 नंबर इस 3-4 क्लास में एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो या क्लास जो भी है अच्छी लगी हो तो आप क्या करेंगे, लाइक कर देंगे। और अब यहाँ पे शेयर करने की बात है, तो वीडियो को खूब भर के शेयर करिए। आप देखेंगे एक ऐसा मार्क लगा होगा, ऐसे आपके वीडियो के नीचे ऐसा है कुछ, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कॉपी करने के लिए लिंक आएगा, या तो वीडियो शेयर व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहाँ पे शेयर करना हो शेयर कर दीजिए। चैनल पे यदि आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलें, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको जितने भी क्लासेस पढ़ें नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत मिल जाए।
ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।